मेरे सपनों का भारत, री इमेजिनिंग इंडिया, मेरे लिए ऐसी इंद्रधनुषीय कल्पना है जहाँ कबीर निर्गुण स्वर में बेखौफ आज़ादी का ताना बाना बुनते हैं और जहाँ समरसता का राग बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में बजता है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और भारत के राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक। यहाँ भारत की सबसे दिलेर, खूबसूरत पेंटिंग करने वाली चित्रकार अमृता शेरगिल की बोल्ड, ब्यूटीफुल न्यूड पेंटिंग्स अपनी तमाम पेंटिंग्स के साथ खेलती हैं देश के पिकासो कहे जाने वाले एम.एफ. हुसैन के कैनवास के आंगन में, और वहाँ पर बैठकर बात करती हैं हुसैन की विश्व प्रसिद्ध, दिल को छू लेने वाली भारत माता की पेंटिंग के साथ। यहाँ जो ताना बाना है वह बराबरी का है, एक रस्ता का है, संप्रभुता का है, यानी देश के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग हर जगह मौजूद हैं, अपनी खासियत, अपनी विविधता सबके साथ। मेरे इस मुल्क में तमाम कलाओं का संगम है, निर्बाध, निर्द्वंद, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई बड़ा नहीं, कहीं कोई छोटा नहीं। यहाँ किसी भी भाषा और किसी भी बोली की दबंगई नहीं, सब हैं बराबर और सभी प्रेम में डूबे हुए एक दूसरे से करते हैं वार्तालाप। यहाँ पर किसी भी भाषा का कवि किसी भी भाषा के चित्रकार से, किसी भी इलाके के चित्रकार से, कहीं से भी सीधे सीधे रिश्ता कायम करता है, पढ़ा जाता है, पढ़ने और पढ़ाने की छूट है, कहीं पर भी कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सीधे सीधे कहें तो 100 फूलों को खिलने दो, 100 विचारधाराओं में होड़ होने दो का जो बुनियादी सिद्धांत है, वही इस मुल्क की प्रगति, कला, संस्कृति का बुनियादी प्रस्तावना बिंदु है। मेरे सपनों के भारत में जो संसद और विधानसभाएं होंगी वे सब जन भागीदारी पर आधारित होंगी। वहाँ जनता की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं होगी। यहाँ पर बहुत विशालकाय विजिटर गैलरी होगी जहाँ पर लोग आ सकेंगे, देख सकेंगे कि उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि किस तरह से बहस कर रहे हैं, किन मुद्दों पर जोर देकर बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी जहाँ पर संसद की कार्रवाई सीधे सीधे प्रसारित की जाएगी। जनता सीधे देखेगी अपने जनप्रतिनिधियों को बात करते हुए, बहस करते हुए। देश की संसद में कोई भी कानून बिना जनता की भागीदारी, पब्लिक डिस्कशन, पब्लिक डिस्कोर्स के बिना पारित नहीं होगा। जब संसद नहीं चल रही होगी तब सरकार अपने मनमाने कानून नहीं पारित कर सकती या कोई भी बजटीय आवंटन नहीं कर पाएगी। इस सब के लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो देश का बजट होगा, उस बजट पर किस तरह का बजट हो, उस पर चर्चा जनता से होगी, तमाम स्टेक होल्डर से होगी और यहाँ प्राथमिकता होगी, प्राथमिकता दी जाएगी देश में किस तरह से वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार हो, किस तरह से अंधविश्वास का खात्मा सरकारी पैसों से सरकारी एजेंसीज करें, इस पर बहुत ख़ास तवज्जो दी जाएगी। साथ ही साथ ज़ोर इस पर भी होगा कि हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी आवाजाही, इन सब पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इनकी गारंटी कैसे की जाए। सबको राशन, भरपेट खाना, रहना, कपड़ा, यानी जो समाजवादी परिकल्पना हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, उसे हम कैसे फलीभूत कर सकें, इस ओर अग्रसर होगा हर एक बजट, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य सरकारों का। संसद, विधानसभाओं और तमाम सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। कोटा के भीतर कोटा का प्रावधान होगा
और साथ ही साथ तमाम यौन झुकावों वाले समूहों को खास तवज्जो दी जाएगी, उनका भी कानूनी हक होगा रिप्रेजेंटेशन का। और एक बहुत अहम बात, राइट टू रिकॉल, यानी अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देश की जनता जनार्दन के सामने होगा, उसके पास होगा। वह जब भी देखेगी कि उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा, वह उसे वापस बुलाएगी और इस तरह से जनता का सीधा नियंत्रण संसद पर, विधानसभाओं पर और देश को चलाने वाली तमाम महत्वपूर्ण निकायों पर बना रहेगा और एक सतर्क निगाह लगातार कायम रहेगी, लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाए रखेगी। हमारा लोकतंत्र चुनाव मूलक नहीं होगा, यह जन भागीदारी आधारित होगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर आधारित होगा हमारा लोकतंत्र। लिहाजा यहाँ पर कोई भी पार्टी अगर बहुत भीषण जन सपोर्ट लेकर आती है, बड़े पैमाने पर सीटें लेकर आती है, उसे उस जनादेश से खेलने का अधिकार नहीं होगा। वह देश में, देश की संसद और विधानसभा में वही सब करेगी जो उसके अधिकार क्षेत्र में होगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा डंडा होगा, सबसे बड़ा नियंत्रक होगा, वह देश का संविधान होगा और यहाँ के जो बुनियादी अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके साथ खेलने का, चाहे वह अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, चाहे राइट टू लाइफ हो, इन तमाम अधिकारों के साथ खेलने, इनमें बदलने, मनमाने परिवर्तन करने का अधिकार सरकारों के पास नहीं होगा। एक बहुत अहम चीज़ जिसे मेरे भारत में सुनिश्चित किया जाएगा वह यह होगा कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, कोई भी अंधाधुंध विज्ञापन हमारे आपके पैसे से नहीं दे पाएगी। जितने भी सरकारी विज्ञापन होंगे वह जनता पर आधारित विज्ञापन होंगे। वहाँ पर चमचमाते चेहरे सिर्फ नेताओं के नहीं होंगे, स्कीमों के बारे में बातचीत होगी और उसमें कितना खर्च किया जा रहा है, कितना पैसा किस मद से लिया जा रहा है, यह सब कुछ पब्लिक डोमेन में होगा। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार चारों तरफ होगा, इससे परे कोई नहीं होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सेना हो, पुलिस हो, हर जगह एक पारदर्शिता का कानून लागू होगा। सबको यानी हम सब भारतीय नागरिकों को यह जानने का अधिकार होगा कि हमारा देश राष्ट्रपति पर कितना खर्च कर रहा है, प्रधानमंत्री पर कितना खर्च कर रहा है, उसकी यात्राओं पे कितना खर्च हो रहा है, उसके रहन सहन पे कितना खर्च हो रहा है। साथ ही साथ इस जवाबदेही को बिल्कुल ठोस संस्थागत रूप दिया जाएगा और इसके लिए बहुत बुनियादी चीज़ होगी कि ये तमाम संस्थाएं, इनके जो हेड हैं, इनके जो प्रमुख हैं, उनका जो चुनाव है वह राजनीति के आधार पर नहीं, एक स्वतंत्र स्वयंप्रभू निकायों के ज़रिए इनका चुनाव होगा ताकि उनकी निष्पक्षता और जवाबदेही देश की जनता और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति बनी रहे। भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे। पूरा का पूरा ढांचा सेना का, पुलिस का इस तरह से बनाया जाएगा जहां पर तमाम लोग महिलाओं के साथ साथ, चाहे वो दलित तबके के हों, अल्पसंख्यक तबके के हों, आदिवासी समाज के हों, सबकी शिरकत हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर स्तर पर इंक्लूसिव इंडिया मौजूद रहेगा मेरे इस सपने के भारत के तमाम निकायों में, तमाम इंस्टीट्यूशंस में। और साथ ही साथ जो बहुत अहम चीज़ है यहाँ पर, जो कानून है, वह कानून जनता को और मजबूत बनाने वाले होंगे। यहाँ पर वो तमाम कानून जिनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जिन्होंने देश से लोकतंत्र का तकरीबन खात्मा सा कर दिया है, ऐसे तमाम कानूनों की जगह नहीं होगी। चाहे वह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो, सिडिशन हो, कश्मीर जन सुरक्षा कानून हो, एपिडेमिक एक्ट हो, या इस तरह के तमाम कानून या इनसे मिलते जुलते कानून
भारतीय लोकतंत्र में गवारा नहीं किए जाएंगे। और भारतीय पुलिस जो 1861 के एक्ट के आधार पर बनाई गई है, इसका पूरा का पूरा ढांचा नया होगा। यहाँ पर जवाबदेही पुलिस की जनता के प्रति होगी। इसका जो पूरा चेहरा है वो दूसरे ढंग का चेहरा होगा, जहाँ पर समावेशी भारत होगा, जहाँ पर महिलाओं के प्रति इज्जत की बात होगी, आदिवासियों के अधिकार के लिए सुरक्षा की बात होगी, और साथ ही साथ देश और देशवासियों को सुरक्षित रखने की, उनको आगे बढ़ाने की जो भावना है, बुनियादी भावना, वह उनके लिए उत्प्रेरक और प्रेरक का काम करने वाली होगी। जनता के प्रति जवाबदेही सत्ता के शीर्ष की हर स्थिति में बनी रहेगी। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उसे सिर्फ देश को संबोधित ही नहीं करना होगा, उसे जनता और मीडिया के सवालों का जवाब भी देना होगा। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री, उनके लिए अनिवार्य होगा कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, सवाल जवाब लें, ज्वलंत मुद्दों पर बात करें, और यह जवाबदेही मीडिया के ऊपर होगी कि उसे उसी तरह से वह पेश करे। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे सपनों के भारत में कैसा होगा मीडिया। अक्सर हम तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं और मीडिया को छोड़ देते हैं। मेरे सपनों के भारत में एक बात की गारंटी है कि यहाँ पर मीडिया पर कॉरपोरेट यानी बड़ी पूंजी की पहुँच, पकड़ नहीं होगी। स्वतंत्र होगा मीडिया, क्योंकि जब स्वतंत्र होगा, उस पे पूंजी का दबाव नहीं होगा, तभी वह निष्पक्ष ढंग से खबरों को सामने ला सकेगा। मीडिया में नफरत फैलाना एक अपराध होगा, और इस अपराध के लिए मीडिया के प्रमुखों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी। यहाँ पर पेड न्यूज़ हो, फर्जी खबरें हों, भ्रामक खबरें हों, अंधविश्वास पर आधारित प्रचार प्रसार की बातें हों, तमाम पाखंडी बाबाओं की बातें हों, यह सब कुछ बहुत कड़ी निगरानी में देखा जाएगा, और इसके लिए मीडिया से जवाबदेही मांगी जाएगी। अक्सर हमें दिखाई देता है कि मीडिया का इस्तेमाल परसेप्शन बिल्डिंग यानी अवधारणा निर्माण में किया जा रहा है। यानी एक तरह से मीडिया बताता है कि हमें देश के नागरिकों को क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किस विचार, राजनीतिक विचार के पक्ष में खड़ा होना है और किसका विरोध करना है। और इसके लिए बाकायदा मीडिया में फंडिंग होती है। लोगों का ब्रेन वॉश करने का पूरा अभियान चलाया जाता है। यह सारी चीज़ें सिर्फ बैन ही नहीं होंगी, यह सब चीज़ें करने वालों के ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होंगे। शायद तभी मीडिया की जवाबदेही और मीडिया जन मीडिया के तौर पर काम कर पाएगा, सवाल उठा पाएगा और सच्चे मायनों में खबरों को पेश कर पाएगा। इसी से जुड़ा हुआ जो बहुत अहम पहलू है कि यह मीडिया चलेगा कैसे, किस तरह के विज्ञापन आएंगे, किस तरह से सरकारी विज्ञापनों की जगह इसमें होगी। क्या यह मीडिया सिर्फ सरकारी विज्ञापनों पर चलेगा? शायद नहीं। सरकारी विज्ञापन होंगे ज़रूर, लेकिन वह पेड न्यूज़ की शक्ल में नहीं होंगे, वह अवधारणा विकसित करने वाली शक्ल में नहीं होंगे। विज्ञापनों के बारे में एक स्पष्ट पारदर्शी नीति होगी। कौन सी सरकार कितने पैसे का विज्ञापन किस मीडिया घराने को दे रही है, कहाँ क्या छप रहा है, उसकी तैयारी क्या हो रही है। और जो हमें बहुत प्रचलित ढंग से दिखाई देता है, मीडिया में छोटा सा लिखा रहता है एडिटोरियल्स, उसकी जगह नहीं होगी। या तो विज्ञापन होगा या संपादकीय पक्ष होगा मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो, डिजिटल हो या फिर टीवी माध्यम हो। यह बहुत बुनियादी चीज़ है मेरे भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिसकी गारंटी हम सब करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ न्याय प्रणाली पर कि किस तरह की न्याय प्रणाली, किस तरह की न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम मेरे सपने के भारत में होना चाहिए। एक बात बहुत तय है
कि इस भारत में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को सालों साल न्याय के लिए इंतज़ार करता हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ न्याय एक सुनिश्चित अवधि में मिलने की गारंटी होनी ज़रूरी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बड़ी संख्या में अदालतें लगाई जाए, जजों की नियुक्ति हो, वकील सहज और सरल उपलब्ध हों, बहुत महंगा ना हो न्याय पाना। साथ ही साथ बात जजों की, न्यायाधीशों की। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि मेरे सपने के भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति कोलिजियम के ज़रिए नहीं होनी चाहिए। उनकी नियुक्ति एक अलग, स्वतंत्र, पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त ऐसे इंस्टीट्यूशन के ज़रिए होनी चाहिए जहां पर किसी भी तरह की दखलंदाजी ना हो। यही तय करे कि किस जज को कहाँ बनाना है, कौन जज प्रमोट होगा, किसकी कहाँ नियुक्ति होगी, वह सब सार्वजनिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। कुछ भी महामहिम टाइप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदालत या न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना देश में गुनाह हो। यहाँ हम बात कर सकते हैं लोकतांत्रिक ढंग से कि क्या फैसला सही है और क्या फैसला गलत है। इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वह यह कि यहाँ पर किसी भी जज की रिटायरमेंट के बाद कहीं नियुक्ति का, कहीं अपॉइंटमेंट का प्रावधान नहीं होगा। ना तो वह संसद जा पाएंगे, ना कहीं कॉरपोरेट में नौकरी कर पाएंगे। जितने साल वह रहेंगे अपने विधि विधान से खेलते हुए, उसे आगे बढ़ाते हुए, उसे पुख्ता करते हुए पूरा का पूरा उनका दायरा यह रहेगा। और अगर कुछ इस तरह का नहीं होता तो इसे सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में गिना जाएगा। मेरे सपनों के भारत में जो अदालतें होंगी वहाँ कोई मिलॉर्ड नहीं होगा। वे न्यायाधीश होंगे, उनसे बहस मुबाहसा होगा, वकील बात करेंगे और कानून न बिकेगा न न्याय इंतज़ार करेगा। इसके साथ साथ एक दूसरी प्रक्रिया भी होगी कि किस तरह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को मजबूत किया जाए। और साथ ही साथ इस तरह की वर्कशॉप्स का बाकायदा प्रावधान होगा जिसमें तमाम न्यायाधीशों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, लोअर कोर्ट्स के हों, सबका एक इस तरह के सेशंस चलेंगे जहां ज्ञान विज्ञान से उन्हें रूबरू कराया जाएगा। क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में बातचीत होगी, सामाजिक सरोकारों के बारे में बातचीत होगी। यानी यह नहीं माना जाएगा कि जो एक बार बहुत अहम पद पर बैठ गया उसे जानने या उसे ज्ञान को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बड़ी संख्याओं में महिलाओं की मौजूदगी होगी। महिलाओं के लिए जुडिशरी में नीचे से लेकर ऊपर तक आरक्षण होगा, दलितों के लिए आरक्षण होगा, ओबीसी के लिए आरक्षण होगा, तमाम डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए आरक्षण होगा। शायद तभी जो पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था है वह समावेशी हो पाएगी। बात एक और बहुत अहम खंबे की भारतीय लोकतंत्र की, प्रशासनिक सेवाओं के बारे में। प्रशासनिक सेवाओं का जो पूरा का पूरा ढांचा है, इनके बारे में बहुत शिद्दत से किस तरह से इसे रीस्ट्रक्चर किया जा सके, इसका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन, इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही कैसे देश की जनता, देश के संविधान की प्रस्तावना के प्रति हो, इसके लिए एक अलग ढंग का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि जो प्रशासनिक सेवक निकले यहाँ से उनकी जवाबदेही सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के प्रति ना हो। उनके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही इस ओर हो कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किस तरह से उसे सुरक्षित रखना है। और इसके लिए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि बिल्कुल अलग ढंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर शुरू से एक दूसरे ढंग की चीज़ों को समझाना और कम से कम ग्राउंड में, ज़मीन पर किस तरह से भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनसे उन्हें रूबरू कराना। उनके प्रशिक्षण केंद्र देश के अन्य हिस्सों में होने चाहिए। किस तरह से भारत में लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह से भारत विविध है,
इसका ज्ञान तमाम प्रशासनिक सेवा में जो लोग आ रहे हैं, अपने पदों को हासिल कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें भारत के कॉन्सेप्ट का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जजों के बारे में, उसी तरह से तमाम IAS IPS अधिकारियों के बारे में, तमाम प्रशासनिक सेवाओं के बारे में, राज्य सरकारों के सेवाओं के बारे में यह नियम लागू होगा कि रिटायरमेंट के बाद, VRS लेने के बाद वह कॉरपोरेट की नौकरी या बाकी जगहों पर नहीं जाएंगे। बाकी पेशों में वे जा सकते हैं, लेकिन 5 साल का कम से कम कूलिंग पीरियड होना चाहिए ताकि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ना आए। और पूरी की पूरी जो प्रशासनिक सेवा है उसमें लैटरल एंट्री, यानी जो चोर दरवाजे से लोगों को घुसाया जाता है, जिसका चलन बहुत तेज़ी से पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक्सपर्ट कमेंट्स लिए जा सकते हैं, विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है, समितियाँ हो सकती हैं, लेकिन फाइल पर साइन करने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारी को ही होगा। देश की आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी का लक्ष्य होगा नागरिकों की खुशहाली, और जिसमें इस बात की गारंटी होगी कि जो देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, उसका नीति निर्धारण में हिस्सेदारी हो। देश का जो मजदूर है उसका भी पूरा का पूरा हिस्सा हो, उसके बारे में, उसके खुशहाल जीवन के बारे में देश के आर्थिक नीति का, उसके निर्माताओं का चिंतित होना, उसके बारे में विचार करना, पेपर पब्लिक करना, यह सब एक ऐसा प्रोसेस होगा, एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें खुद उनकी शिरकत हो पाएगी, जहां वे बता पाएंगे कि उन्हें दरअसल सरकार से, इस आर्थिक नीति से चाहिए क्या। तमाम राज्यों की शिरकत होगी उन टैक्सों के बारे में, उन करों के बारे में बात करने की, अपनी दावेदारी करने की, सरकार के खजाने को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भर सकते हैं, किस तरह से देश का समुचित विकास हो सकता है। और जब देश के विकास की बात होगी तो इस विकास में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के विकास की नहीं, देश के हर नागरिक के विकास की गारंटी करना बुनियादी प्रस्तावना होगी इस आर्थिक नीति की। हमारा लक्ष्य होगा कि हम कैसे उत्पादन में अव्वल हों, देश दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स जाएं और सारे के सारे उत्पाद बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, जिससे भारत का नाम, भारत का मार्केट बहुत पुख्ता हो। आखिर हमारी आबादी, हमारे पास जो इतने हाथ हैं, उनका जो हुनर है, उनका जो स्किल है, वह जो स्किल डेवलपमेंट है, वह देश को कैसे समृद्ध बनाए, इस ओर निशाना होगा हमारी आर्थिक नीति का। हम भारतीय आखिर सोचेंगे एक ग्लोबल सिटीज़न के तौर पर। हम सोचेंगे कि सरहदें हमारे लिए बेमानी हैं, हमारी आवाजाही आस पड़ोस से लेकर 7 समंदर पार बिल्कुल निर्बाध रहेगी, आना जाना बहुत सहज सरल रहेगा, ताकि आपस में प्रेम बढ़ता रहे। और ख़ास तौर से जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वह हमारे दोस्त की तौर पर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं बिना कोई वैमनस्यता के, बिना किसी कटुता के, इसकी जिम्मेदारी मेरे भारत पर होगी कि हम वह माहौल कैसे बनाएं। जिस तरह का माहौल यूरोप ने आर्थिक विकास के लिए बनाया, तमाम देश जुड़े, उसी तरह की आर्थिक समरसता भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में होगी। मेरे सपने के भारत में युद्ध कायरता का नाम है और युद्धोन्माद फैलाना सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर होगा। यहाँ पर किसी भी देश से मदद मांगने आया व्यक्ति दुश्मन के तौर पे नहीं देखा जाएगा, उसका स्वागत होगा। वह एक शरणार्थी होगा जिसके लिए भारत अपनी तमाम सुविधाओं के साथ, तमाम प्रिकॉशन के साथ दरवाजे खोले रखेगा। ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून या इस तरह के तमाम और कानूनों की सोच भी विध्वंसकारी होगी और इसका कहीं कोई ज़रा भी गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि हम यह मान के चलेंगे कि जिस तरह से हम उदार हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरह से हम तमाम लोगों को आगे लेकर चलेंगे। और यहाँ पर नागरिकता का कोई रिश्ता धर्म से नहीं होगा,
क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही प्रतिपादित करता है। मेरे सपने के भारत में हर नागरिक के बीच प्रेम निर्द्वंद बहेगा। यहाँ प्रेम पर कोई भी किसी भी तरह की अड़चन नहीं होगी। यहाँ पर प्रेम करने का अधिकार हर एक एडल्ट को होगा। प्रेम पर आधारित जीवन गुजारने का अधिकार हर एक वयस्क के पास होगा। और राज्य की कोशिश होगी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियों को प्रमोट किया जाए। कम से कम एक बात इसकी गारंटी होगी कि अखबार के पन्ने ऐसे शादी के विज्ञापनों से नहीं भरे होंगे जहां पर हम जाति के आधार पर, रंग और वर्ण के आधार पर दूल्हा और दुल्हन खोजते हैं। यहाँ लड़के और लड़की के बीच बराबरी का रिश्ता बनाने के लिए शादी को एक अलग इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। और इसके साथ साथ तमाम यौन समूहों को पूरी आज़ादी होगी अपना जीवन अपनी मर्जी से गुजारने का। उनके ऊपर किसी भी तरह का बंधन नहीं होगा और तमाम नए संबंधों का हमारा समाज, हमारे राजनीतिक हलका स्वागत करेगा। एक और अहम बात कि मेरे सपनों के भारत में इंसान की पहचान इंसान के तौर पर होगी, जाति और धर्म के आधार पे नहीं, काले और गोरे के आधार पे नहीं। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना है जाति उन्मूलन का, वह अक्षरशः लागू होगा। यहाँ पर भगत सिंह का जो जोश है कि हर अन्याय के खिलाफ, हर अत्याचार के खिलाफ, हर गुलामी के खिलाफ पूरे हौसले से आवाज़ बुलंद करनी होती है, यह इस देश के जज्बे में शामिल होगा। झलकारी बाई ने जिस तरह का हौसला दिखाया था, जिस तरह से गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वह एक प्रतीक होगा इस भारत में। और इसके बारे में बड़े पैमाने पर पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। ऐसे कहवागर होंगे जहाँ पर खुलकर बातें हो सकती हैं, बहसें हो सकती हैं, असहमति हो सकती है। असहमतियों का स्वागत होगा क्योंकि उसी के ज़रिए लोकतंत्र मजबूत होगा। यहाँ कोई नदी गंदी नहीं होगी। किसी भी नदी पर कोई ऐसा विनाशकारी बड़ा बांध नहीं बनाया जाएगा जिससे पूरी की पूरी इकोलॉजी गिर जाए। मेरे भारत में कोई भारतीय नागरिक भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होगा। रोजी रोटी की गारंटी सरकार करेगी। कोई बेघर नहीं होगा। मेरे इस मुल्क में कोई भी व्यक्ति सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मैला प्रथा का कंप्लीट खात्मा हो चुका होगा। और साथ ही साथ जाति और पितृसत्ता की जो जकड़नें हैं, जो शिकंजे हैं, जो जंजीरें हैं, वह टूटेंगी और उसकी गारंटी स्टेट करेगा कि वह जंजीरें किसी भी रूप में मौजूद ना हो हमारे समाज में। यहाँ किसान आत्महत्या नहीं करेगा। यहाँ किसान खुशहाली के गीत गाएगा। मजदूर उतरेगा श्रम बाजार में और अपनी मेहनत का वाजिब दाम अपनी सुविधाओं के साथ, बुनियादी अधिकारों की गारंटी के साथ हासिल करेगा। बहुत ज़रूरी है यह सोचना कि इस देश में धर्म और राजनीति दोनों के बीच का जो घालमेल है उसकी गुंजाइश नहीं होगी। ऐसा करने वाले सलाखों के पीछे होंगे, नफ़रत फैलाने वाले सलाखों के पीछे होंगे और उनके लिए जो कानून है उसके लिए अलग कानून लाने की ज़रूरत नहीं होगी। बुनियादी कानून यही होगा कि जो व्यक्ति भी एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर करे, नफ़रत फैलाए, हिंसा फैलाए, चाहे वह किसी भी पद पर बैठा हुआ शख्स क्यों ना हो, सबके लिए कानून बराबर होगा। इस भारत में शमशान घाट अलग अलग नहीं होंगे। एक आखिरी बात, मेरे भारत में लूट पर तो रोक होगी ही, विषमता पर तो रोक होगी ही, साथ ही साथ ज्ञान के प्रचार प्रसार की अपार संभावनाओं को खोजने के लिए पूरा का पूरा देश तैयार होगा। और इसमें मशाल होगी फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले के हाथों में, जिन्होंने यहाँ में बताया था कि शिक्षा का इस्तेमाल किस तरह से अंधविश्वास को मिटाने, उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए किया जा सकता है। मेरे सपनों के भारत में
जनता की खुशहाली ही सबसे बड़ा सफलता का इंडेक्स होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में निश्चित तौर पर भारत दुनिया में अव्वल आएगा, विश्व गुरु कहलाएगा मेरा प्यारा भारत।